बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्लाइड फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। तो इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो जो मार्केट फोर्सेस हैं, सप्लाई और डिमांड, ये इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो इस लेक्चर की जो आउटलाइन है, इसमें हम मार्केट्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे, डिमांड्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड पढ़ेंगे, सप्लाई और उसके एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, और इक्विलिब्रियम जो है सप्लाई और डिमांड का, वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इन डिटेल हम डिमांड और सप्लाई के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जो चीज़ की होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डिमांड होती है, कोई भी हम डिमांड होती है तो फिर चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है, फिर जो है चीज़ वो सप्लाई की जाती है। कोई भी हमने लेट्स सपोज इक्विपमेंट मंगवाना है, आना है, कोई भी चीज़ उसकी हम डिमांड देंगे, डिमांड के बाद उसको यानी उसकी प्रोडक्शन की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये इक्विपमेंट जो होगा ये सप्लाई किया जाएगा। तो इसी तरह ये मार्केट जो होती है वो बेस कर रही होती है। तो लेट्स सबसे पहले फर्स्टली वी स्टडी अबाउट व्हाट इज मार्केट। तो मार्केट है क्या? बेसिकली जो मार्केट है ये एक ग्रुप है ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का। किसी भी एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए बायर्स और सेलर्स का जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट। तो कोई भी ऐसी चीज जैसे इस पिक्चर में देखें कि अगर वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं, ये गुड सर्विस है, तो इनको एक ग्रुप यानी कोई बेचने वाला बायर्स भी और सेलर्स भी हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मार्केट। तो ये मार्केट कहलाएगी। तो व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई? आई द टर्म सप्लाई एंड डिमांड जो होती हैं बिहेवियर ऑफ पीपल होता है जो एज दे इंटरेक्ट विद वन एंड अदर इन मार्केट्स, के मार्केट्स में किस तरह ये बिहेव कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई एंड डिमांड। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स हमने टाइप्स इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो स्पेशली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट्स इन मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें जो होती है वो बताती है, डील करती है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो कैसे मार्केट्स में जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद मार्केट्स टाइप्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर स्ट्रक्चर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट्स। फर्स्ट वन इज द कम्पिटिटिव मार्केट्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो ये फोर टाइप्स की मार्केट्स हैं। अगर मैं फर्स्ट टाइप की मार्केट की बात करता हूँ, कम्पिटिटिव मार्केट्स, तो ये कम्पिटिटिव मार्केट्स वो होती हैं जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और यहाँ पे एक जो नो सिंगल बायर और सेलर कैन इफेक्ट द प्राइस ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड। तो एक जो है वो सिंगल बायर या सेलर जो होता है वो चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या है, कम्पिटिटिव जो होती है मार्केट्स होती हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो उसमें एक अगर सिंगल बायर या सेलर इफेक्ट करने की कोशिश करें प्राइसेस ऑफ गुड्स के को, तो वो नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मोनोपोली की बात करते हैं तो ये इजारादारी होता है, इस उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। मोनोपोली जो होता है मार्केट स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कि उसकी कि किसी भी चीज का जब सिंगल जो होता है सेलर और प्रोड्यूसर होता है, तो वो उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर क्या ये मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है। जैसे बहुत सी चीजें हैं जिनकी जो है वो एक ही जो होता है सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर होता है। जैसे हम कोई भी लैब इक्विपमेंट मंगवाते हैं, तो लैब इक्विपमेंट हम कहते हैं इस चीज कंपनी का मंगवाना है, तो वो कंपनी स्पेसिफिक वही जो है वो तैयार अगर कर रही है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा, तो ये क्या है, मार्केट मोनोपोली है मार्केट। तो वो अपनी ही प्राइसेस जो है वो डिफाइन करेगा, कम या जो है वो ज्यादा करेगा। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात जब करते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर है वेयर नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूस सिमिलर सिमिलर तो नॉट इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स।
कि बहुत सी फर्म्स होती हैं जो प्रोड्यूस सिमिलर चीज़ें जो होती है वो कर रही होती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो ये जो होती है प्रोडक्ट्स जो होती है, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। तो सिमिलरली अगर इफ वी टॉक अबाउट द ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स दैट हैव सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन इंडस्ट्री और मार्केट। कि ये छोटी फर्म, बहुत सी छोटी फर्म्स पे मुश्तमिल होती हैं जो हम इंडस्ट्री या मार्केट को पे जो होती हैं असरअंदाज जो होती हैं वो होती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मार्केट्स थी जो हमने स्टडी की, कम्पिटेटिव मार्केट्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और जो है वो ओलिगोपोली। तो डिमांड कर्व, व्हाट इज डिमांड कर्व? तो डिमांड कर्व, इफ वी टॉक अबाउट डिमांड कर्व, तो व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? कि ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व जो होती है वो ये डाउनवर्ड क्यों कर रही है? कि ये एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे और ये प्राइसेस हैं वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाती है? तो लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करता है तो वो कहता है इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कि जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे देखें यहाँ पे, ये देखें भी ये कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है प्राइस जो है वो कम हो रही है। तो इट शोज कि दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। दिस लॉ स्टेट्स, ये स्टेट्स करता है, इट इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दैट वन रिसीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। तो एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन होती है वो रिसीव की जाती है। तो मार्जिनल जो होता है, ये वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी मींस एक्स्ट्रा, और डिमिनिशिंग मींस डिक्रीजिंग। तो डिमिनिशिंग में डिक्रीजिंग को कहते हैं। तो ये स्टेट्स करता है कि जैसे जैसे, यानी कि हम डिमांड डिमांड क्वांटिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, तो प्राइस क्या है, कम हो रही है। तो इनवर्स रिलेशनशिप इस कर्व से भी शो हो जाता है हमें। उसके बाद मार्केट डिमांड की बात करते हैं। तो मार्केट जो डिमांड है रेफर्स करती है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स फॉर पर्टिकुलर गुड्स आर सर्विस। कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं किसी एक चीज के लिए जो या सर्विस के लिए, पर्टिकुलर गुड के लिए अपनी डिमांड्स देते हैं, तो उन सब का सम जो है दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो ग्राफिकली इंडिविजुअल डिमांड्स जो है वो कर्व्स आर समड हॉरिजॉन्टल टू ऑब्टेन द मार्केट डिमांड ऑन कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स जो होती हैं इनको जब समड करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली सम अप करके हम जो है मार्केट डिमांड कर्व अचीव करते हैं। तो ceteris paribus we have already studied in previous lecture। ceteris paribus जो है वो क्या है, लैटिन फ्रेज है। इसका मीन्स ये है कि वेरिएबल्स जो होते हैं अदर देन वंस बीइंग स्टडीज आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। कि जब हम चीज़ों को स्टडीज कर रहे होते हैं, तो अदर देन वंस, एक चीज़ के अलावा बाकी जो उनके वेरिएबल्स होते हैं चीज़ों के, तो वो हम कांस्टेंट जो होते रखते हैं। कि अगर हम एक चीज को स्टडी कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल के अलावा बाकी, एक वेरिएबल के अलावा बाकी वेरिएबल जब कांस्टेंट रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ceteris paribus। लिटरली ceteris paribus मीन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो इक्वल रखी जाती हैं। तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड जो हम प्रीवियस स्लाइड पे भी देख चुके हैं, because ceteris paribus lower prices imply a greater quantity demanded। तो सेटरस प्रीबस ये कहता है कि जैसे लोअर प्राइसेस ये शो कर रही हैं कि ग्रेटर क्वांटिटी जो है वो डिमांड की गई है, तो इसलिए लोअर प्राइसेस जो है वो कर्व डाउनवर्ड ट्रेंड भी ये शो कर रहा है कि लोअर प्राइसेस इम्प्लाई मीन रिजल्ट है कि ग्रेटर क्वांटिटी डिमांड की गई है। तो रूल्स फॉर मूवमेंट्स, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेंजेस होता है, तो दैट वेरिएबल डज नॉट अपीयर ऑन द ग्राफ। तो ये ग्राफ पे नहीं होता, द कर्व ऑन द ग्राफ विल शिफ्ट। तो जो कर्व होगी भी ग्राफ पर, तो वो क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। रूल 2 है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर होता है अगर ग्राफ पे, तो द कर्व ऑन द ग्राफ विल नॉट शिफ्ट। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल
जो होता है अपीयर ना हो तो कर्व शिफ्ट कर जाएगी ग्राफ पे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर हो रहा है तो जो कर्व है वो शिफ्ट नहीं करेगी। इंस्टेड अ मूवमेंट अलोंग द एग्जिस्टिंग कर्व विल अकर, तो एग्जिस्टिंग कर्व जो है वो अकर होगी। तो इनका अगर मीनिंग ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर जो है वो अपीयर नहीं हो रहा ग्राफ पे तो कर्व शिफ्ट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट रूल 2 कहता है कि वेरिएबल अगर अपीयर हो रहा है ग्राफ पे तो इट्स मीन कि कर्व जो है वो विल नॉट शिफ्ट। तो ये रूल 1 और रूल 2 थे, रूल्स फॉर मूवमेंट्स वर्सेस शिफ्ट के थे। तो ओ लेट्स दीज रूल्स हम अप्लाई करते हैं टू द केसेस ऑफ सप्लाई और डिमांड पे। तो चेंजेस इन क्वांटिटी जो है वो, जैसे अगर इसमें देखें कि क्वांटिटी 20 थी तो 20 से 12 हो गई, तो प्राइसेस कैसे जो है वो बढ़ी है। क्वांटिटी जैसे ही कम हुई तो प्राइसेस क्या है इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये प्राइस क्वांटिटी जो नंबर ऑफ से पर डे जो क्वांटिटी थी वो 20 थी तो प्राइस $2 थी। क्वांटिटी कम हुई 12, तो जो है ये हमारे पास $4 जो है उसकी चेंजेस इन क्वांटिटी वर्सेस चेंजेस इन डिमांड की। क्वांटिटी डिमांडेड हमने चेंज की तो चेंजेस वर्सेस चेंजेस इन इन डिमांड होगी। तो मूवमेंट along the demand curve caused by change in the price of the product है, change in quantity demand, change in demand and हम करते हैं। तो shift in the demand curve either to the left or right caused by a change in the determinant other than the price। तो ये कुछ चेंज इन क्वांटिटी वर्सेस वेरिएबल्स हैं दैट इफेक्ट्स क्वांटिटी चेंज इन वेरिएबल। प्राइस जो है रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स, ये सारे क्या शिफ्ट्स द डिमांड कर्व कर देंगे। लेकिन जो प्राइस है ये रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की मूवमेंट जो है वो अलोंग द डिमांड कर्व करेंगे। लेकिन ये जो है अगर इनकम पे बात आएगी, प्राइस पे आ जाएगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बायर, तो ये शिफ्ट कर देंगे यानी उसकी पोजीशन ही चेंज कर देंगे। डिटर्मिनेंट्स ये है डिमांड के, मार्केट प्राइस है, कंज्यूमर इनकम है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, एग्जांपल्स। तो कंज्यूमर अगर इनकम की बात करते हैं तो अगर डिमांड इंक्रीज इन डिमांड होता है तो ये कर्व जो है, यानी इसका मतलब एक हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा है, अगर मैं शो करूं तो इनकम जो है क्या करेगी, शिफ्ट्स दी डिमांड कर्व। तो इनकम क्या हुई, डिमांड डिमांड इनकम इंक्रीज हुई एंड इंक्रीज इन इनकम, तो डिमांड कर्व क्या होगी, शिफ्ट होगी, यानी इंक्रीज इन डिमांड हुआ। और जो कर्व थी डिमांड कर्व D1 से D2 उसकी जो है वो पोजीशन चली गई है नॉर्मल गुड की। जब जब इंफीरियर गुड्स हैं यानी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो डिक्रीज इन इनकम होगा, डिक्रीज इन डिमांड होगा, तो ये शिफ्ट कर्व कर्व इनसाइड की तरफ जो है वो मूव कर गई, यानी पहले राइट की तरफ, अब जो है वो लेफ्ट की तरफ अंदर की तरफ जो है वो मूव कर गई है D2। तो सब्स्टिट्यूट्स एंड कम्प्लीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं कि जब एक चीज़ की प्राइस जो है वो रिड्यूस की जाती है, रिड्यूसेस, तो दूसरी चीज़ की डिमांड जो है वो जो होती है ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस कर देती है। तो ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट। व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड रिड्यूसेस द डिमांड फॉर अनदर गुड, द टू गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। कम्प्लीमेंट्स ये इसका रिवर्स है कि जब एक प्राइस चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो वो गिरती है, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड, तो ये क्या कर देता है, इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर गुड। यहाँ पे क्या है कि ये रिड्यूसेस द डिमांड और डिमांड कर देता है। यहाँ पे ये जो है वो जैसे ही प्राइस गिरी तो ये क्या कर देता है, कम्प्लीमेंट्स में ऑफ वन गुड इंक्रीज कर देता है डिमांड। द टू गुड्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे अब कम्प्लीमेंट्स की अगर पेट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो बहुत सी चीज़ों की जो है डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर ये चीज़ जो है वो प्राइस किसी चीज़ की कम होती है तो सब्स्टिट्यूट्स ये है, तो वो दूसरी चीज़ की भी जो है वो डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल देना चाहें तो कपड़े में मार्केट में अगर कोई यानी कि इस तरह यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है, मोबाइल वगैरह ये वो, तो
उनकी प्राइसेस अगर कम होती हैं तो वो बाकियों पे भी असरअंदाज होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें, सब्स्टिट्यूट की एक चीज़ की अगर कम प्राइस होती है तो वो रिड्यूस डिमांड भी रिड्यूस कर दे दूसरी चीज़ की। तो ये सब्स्टिट्यूट का अगर एक चीज़ की प्राइस कम हो लेकिन डिमांड बढ़ा दे तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्स है। सप्लाई डिमांड यहाँ तक हमने जो है वो स्टडी किया है। अब हम सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। तो सप्लाई क्या है कि जो है क्वांटिटी सप्लाइड अमाउंट ऑफ गुड दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। ये सेलर्स जो हैं वो विलिंग हैं और एबल यानी कि वो इस काबिल हैं कि वो सेल कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट करता है कि डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कि ये जो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप रिक्वायर होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो सप्लाई कर्व की जब हम बात करते हैं तो ये जो होती है वो सप्लाई कर्व है। जैसे यानी कि अगर हम क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है तो सप्लाई जो है वो सप्लाई, देखें यहाँ पे सप्लाई क्या था कि क्वांटिटी ऑफ एस सप्लाई 5 थी। तो सप्लाई जो है वो क्या है, बढ़ रही है। सप्लाई सॉरी सप्लाई का रेट जो था वो क्या था, 5 पे $3 है, 2.5 पे जो है वो। तो ये जो होते हैं डिमांड कर्व के जो होती है वो रिवर्स जो होती है बच्चा, जैसे ही यानी कि सप्लाई जो होती है वो बढ़ती है, कम होती है। तो सब सॉरी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो फिर क्या प्राइसेस जो है वो क्या है, जैसे सप्लाई कम होती है प्राइसेस भी जो होती है वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि सप्लाई जो थी वो वन यानी कि 1 थी। तो रेट ये था, सप्लाई जैसे ही वो 5 पे पहुंची तो रेट बढ़ गया। तो प्रीवियसली भी अगर डिस्कस करें तो जैसे ही सप्लाई बढ़ रही है रेट भी जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी ये इन्वर्सली जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे डिमांड कर्व में क्या था कि डिमांड जैसे बढ़ती है तो प्राइस कम होती जाती है, लेकिन यहाँ यहाँ पे है कि सप्लाई जैसे बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है सप्लाई, तो रेट भी क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें भी यही चीज़ जो है वो कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम रिजल्ट्स इन द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो ये डिमांड सेम और डिमांड में रिवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो मार्केट सप्लाई की जब बात करते हैं तो मार्केट जैसे डिमांड था, तो डिमांड में क्या था, द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल जो डिमांड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाईज फॉर ऑल सेलर्स, और किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की जो सप्लाई होती है फॉर ऑल सेलर्स, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। ग्राफिकली कर्व्स आर समड हॉरिजेंटली, जो इनको सम किया जाता है जैसे डिमांड कर्व में था, टू obtain द मार्केट कर्व। डिटर्मिनेंट्स इसके ये हैं, मार्केट प्राइस है, इनपुट प्राइस है, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर सम एग्जांपल्स जो हैं। जैसे अब यहाँ पे ये देखें कि अगर ये S1 थी, अगर इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगी। अगर डिक्रीज होगी तो ये जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ S3 कर्व जो है वो आ जाएगी। ठीक है, कि डिक्रीज इन सप्लाई हुआ तो कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो सिमिलरली जो प्राइसेस हैं वो उसमें भी रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, लेकिन इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्ट नंबर ऑफ सेलर जो है ये कर्व को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ये चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड थी। तो अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितनी चीज जो होती है डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई हो रही हो, तो फिर क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर ये डिमांड इस तरह चल रही है तो ये सप्लाई हो रही है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम के। अगर यानी कि 7 कोन्स बन रही हैं तो $2 पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आगे जैसे ही यानी कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो है प्राइसेस कम होती जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस ज़्यादा होती जाएंगी। अब ये कुछ जो है वो रूल हैं, 3 रूल्स जो हैं वो हैं। डिसाइड वेदर द इमेज शिफ्ट्स द सप्लाई और डिमांड कर्व आर बोथ, डिसाइड वेदर द कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट और टू द राइट, एग्जामिन हाउ द शिफ्ट अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड
क्वांटिटी। तो एक्सेस डिमांड जब होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो ये जो जोन होता है ये क्या कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्टेज जोन जो होता है वो कहलाता है। यानी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, लेकिन जो है सप्लाई वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कैसे जो है एक इंक्रीज इन डिमांड इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम कर्व को, अगर डिमांड बढ़ती है तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि इनकम भी बढ़ेगी, और ये कर्व जो है यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी D1 से D2। तो फिर इस यहाँ इस पॉइंट पे जो है वो सप्लाई कर्व को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्विलिब्रियम या इस पॉइंट से, इनिशियल इक्विलिब्रियम से ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। सिमिलरली जो डिक्रीज अगर सप्लाई में हो जाए तो इफेक्ट्स कैसे करती है, अगर डिक्रीज हो तो हमने पढ़ा था सप्लाई में कि इंक्रीज हो तो ये राइट साइड की तरफ कर्व चली जाती है, और डिक्रीज हो तो ये लेफ्ट साइड के। तो ये जहाँ पे डिमांड कर्व को फिर इंटरसेक्ट करेगी तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर नंबर 5 था जो हमने डिस्कस किया। हमने डिमांड्स का रिलेशनशिप पढ़ा, ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, और हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा, फिर बताया रिलेशनशिप जो प्राइस और डिमांड का है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन जो सप्लाई और प्राइस का है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ें हमने मार्केट के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, मार्केट के बारे में जो है वो बताया। तो ये लेक्चर नंबर 5 था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है वो लेक्चर नंबर 6 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो इस चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।